सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, सदीक जान साहब और अदील वड़ाइच साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई है उस पर भी आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो कोरोना की इस वक्त सूरत हाल है वैक्सीन के हवाले से उसको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जो आपने बातें कही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये शामिल होंगी। लेकिन इसके साथ साथ कोयटा ब्लास्ट जो हुआ, बेसिकली जो चाइनीज़ सफ़ीर और चाइनीज़ डेलीगेशन को उनको कत्ल करने की ये साजिश थी, डायरेक्ट हमला था सी पैक को रोकने के लिए, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के हवाले से, वो तो डेफिनेटली आज हिस्सा हैं ही हमारे प्रोग्राम का। लेकिन आगाज़ होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिव्यू पिटीशन है। और हमेशा की तरह पिछले चंद दिनों से जैसे हो रहा है, अदील वड़ाइच और सदीक जान हमारे साथ हैं। और आज जो अदालत में हुआ, मैं उसको 1 मिनट में पहले जो मैंने देखा वो मैं बयान कर देता हूँ, फिर उसको उसका जो एनालिसिस है ये दोनों करेंगे। और साथ मुकदमा जिस तरफ जा रहा है, कल का दिन कितना अहम है, कौन सा नुक्ता है जिस पर ये मुकदमा किसी के हक़ में भी जा सकता है, बड़े ये इम्पोर्टेंट सवालात हैं। अदालत में आज सब कुछ चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। जो वकील साहब थे सरकारी, आमिर रहमान साहब, वो बहुत सारे जो फैसले हैं उनको पढ़ रहे थे अपने पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन जजेस की तरफ से कोई ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे थे, तो अमूमी तौर पर ये एक ड्रैग सेशन होता है, जैसे हम कहते हैं, डल सेशन जैसे हम कह सकते हैं, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो सरकारी वकील हैं ये जिस तरीके से सारे फैसले पढ़ रहे हैं, ये अपनी कुछ साइटेशंस दे दें उसको, क्योंकि टाइम कम है, इसको जल्द इसका फैसला होना चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से पढ़ रहे हैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी यही कहा कमोबेश कि ठीक है वकील साहब आप करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कर लें। मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो बेंच के सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने बीच में कहा, उनसे 2-3 दफ़ा पहले भी वो कह चुके थे, कहा उनसे सरकारी वकील से कि आप इसको तवालत ना दें, आप इसको ख़त्म करें, टाइम कम है हमारे पास। तो जिसके उस बीच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैंने कुछ सवाल वगैरह करने हैं तो आप अपने दलाइल जारी रखें। मकबूल बाकर साहब इस बात पर खफा हुए और उनका बिल्कुल जो गुस्सा था उनका ज़ाहिर था। उन्होंने मेज़ पर पेन भी बड़े ज़ोर से मारा और उन्होंने उस वक्त जो कुछ भी कहा वो इस बात से एग्री नहीं थे। मुझे ऐसा लगा एज ए स्पेक्टेटर या कोर्ट में एक बैठे हुए कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने ये बात पॉइंट आउट की और फिर उसके बाद मकबूल बाकर साहब ने जब सरकारी वकील पर यह बात की, तो ऐसा लग रहा था कि जो सरकारी वकील है वो शायद उस वक्त किसी एक परेशानी में लग रहे थे दलाइल देते हुए कि वो क्या करें और क्या ना करें। तो उस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये जो गुफ्तगू थी, क्योंकि वो कुछ सवाल भी करना चाह रहे थे और उन्होंने जो बात की, तो यहाँ से ये सारा मामला हुआ। और आगे जो हैं वो सदीक जान और अदील वड़ाइच ये बयान कर सकते हैं। सदीक जान, आपको मैंने देखा आप भी एक खड़े हुए नोट्स ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ज़रा सारा मामला हुआ जितना मैंने बताया उसको भी अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें अपने अल्फाज में, और बाद में जो हुआ। देखिए समी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि मकबूल बाकर साहब ने एक बार नहीं हुई, उसके बाद 13 बार ये कहा सरकारी वकील आमिर रहमान साहब को कि आप अपने दलाइल मुख्तसर करें। एक तो इसमें यह भी हमने समी साहब देखा कि इस केस के अंदर काजी फाइज साहब ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने बहुत तज़हीक का निशाना बनाया जो एडिशनल अटार्नी जनरल पाकिस्तान आमिर रहमान साहब हैं और उनके साथ जो एडिशनल अटार्नी जनरल पाकिस्तान सुहेल महमूद साहब हैं, उनकी तरफ इशारे कर करके और बड़ा उनके ऊपर चढ़ाई करते रहे। लेकिन दाद देनी चाहिए इन दोनों को कि उन्होंने बड़े सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा किया और बड़े अच्छे तरीके से। और आपने ये भी देखा कि कल भी उन्होंने दलाइल दिए, आज भी दलाइल दिए आमिर रहमान साहब ने। बल्कि हमारा तो एज ए रिपोर्टर शिकवा यह है कि उनकी आवाज़ इतनी धीमी है कि हमें प्रॉपर सुनाई नहीं देता कि उनको ज़रा ऊंचा बोलना चाहिए। यानी बताने का मकसद है कि बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से, बड़े अच्छे तरीके से वो कानूनी नुकात पे दलाइल दे रहे हैं। और हामिद खान साहब ने भी इसी तरह दिया, हामिद खान साहब ने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
अब मसला यह है कि काजी साहब ने उठ के उनके ऊपर चढ़ाई की। जब उनके ऊपर चढ़ाई की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मेरे पूरे अदालती कैरियर में किसी ने मेरे कंडक्ट पे सवाल नहीं उठाया। तो उस वक्त उमर बंदियाल साहब ने भी कहा कि काजी फैसल ने नामुनासिब बात की है, और मंजूर मलिक साहब ने भी कहा कि आमिर रहमान साहब आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे वकील हैं, आपको इनका पता है, आप मार्जिन दें इनको और आप आगे चलें। अब लेकिन जब मकबूल बाकिर साहब ने बार बार कहा, एक मौके के ऊपर जब उन्होंने कहा कि आप मुख्तसर करें, तो सवाल पूछना शुरू किया मुनीब अख्तर साहब ने। लेकिन गुस्से में आगे मकबूल बाकिर साहब के, अभी मैं बात कर रहा हूं और आप जो है वो दरमियान में बोल पड़े हैं। और दूसरा यह है कि उन्होंने ये भी कह दिया था मुनीब अख्तर साहब ने कि आप टेक योर टाइम, और उन्होंने कहा कि आपको ये जो कहा जा रहा है कि आप ऊपर हेडिंग्स पढ़ते जाएं और आगे चलें, तो मुझे हेडिंग्स आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं सुनना चाहता हूं आपको कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप पढ़ें रेलिवेंट जो चीजें। लेकिन उसके ऊपर फिर मकबूल बाकिर साहब ने यह कहा कि सीनियर जज से बात करने का ये तरीका नहीं है, उसके काम में मुदाखलत करने का ये तरीका नहीं है, उमर बंदियाल साहब इट्स टू मच, ये क्या हो रहा है, और इस तरह की बात उन्होंने की। फिर भी थोड़ा सा वो हुआ कि उमर बंदियाल साहब ने बीच बचाव कराया और आगे चले। लेकिन जैसे ही अगली मरतबा फिर मकबूल बाकिर साहब ने उनको टोका आमिर रहमान साहब को, तो फौरन जो सजाद अली शाह साहब हैं उन्होंने देखा उमर बंदियाल साहब की तरफ, और उन्होंने कहा कि ना तो सरकारी वकील को ना तो इस तरह से बार बार टोका जा सकता है, ना उसको रोका जा सकता है, और अगर आपने यही करना है तो मैं उठ के चला जाऊंगा। देखिए, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3, जब आप 13 से 15 बार कहेंगे कि आप ये बात ना करें, आप ये बात ना करें। देखिए, काजी फाइज साहब ने जिस तरह से दलाइल दिए, कोई इदारा उन्होंने छोड़ा है, कोई शख्सियत उन्होंने छोड़ी है, कोई जज उन्होंने छोड़ा है, कोई बंदा उन्होंने छोड़ा है जिस पे इल्जाम ना लगाए हों। अगर आप समी इब्राहिम साहब जब से ये केस काजी फैसल साहब लाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में किसी एक केस में इतने इदारों, इतनी शख्सियात, इतने ब्यूरोक्रेट्स, इतने सियासतदानों के ऊपर इल्जामात किसी एक दरखास्त गुजार की तरफ से नहीं लगाए गए होंगे जितने काजी फैसल साहब ने लगाए हैं। ऐसी ऐसी बातें की हैं जो बहुत सारी शायद हमने रिपोर्ट भी ना की होंगी, यार ये बहुत एक ऐसी बात है कि नहीं हमें करनी चाहिए, ऐसे से उन्होंने वो चीज़ें की। तो इस पे जब सजाद अली शाह साहब ने ये कहा तो मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि यहाँ धौंस नहीं चलेगी और ये कोई तरीका नहीं है, और फिर सजाद उन्होंने कहा कि मैं भी उठ के जा सकता हूँ, मकबूल बाकिर साहब ने कहा। तो फिर उसके बाद फिर उमर बंदियाल साहब ने कहा कि अभी हम उठ के जाते हैं, और फिर वोट कर गए। अच्छा, उस मौके पर अदील, उमर अताब बंदियाल साहब ने मकबूल बाकिर साहब का हाथ भी पकड़ा, बड़े तहम्मुल से, उनके चेहरे पर स्माइल थी, यानी वो संभालने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन मकबूल बाकिर साहब ने कहा अगर मैं 10 मिनट हो या मैं बैठ भी जाऊं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उन्होंने वो हाथ अपना छुड़ाया और देन ही वेंट आउट, और फिर अदालत भी उठ के चली गई। लेकिन सबसे एक जो चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करूँगा कि जस्टिस मंजूर मलिक जो, उनको शायद मुकम्मल इस बात का अंदाज़ा है कि कहाँ से बात ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि काजी फायज़ साहब जब 1-2 दफ़ा उठे तो जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने उनसे कहा कि काजी साहब प्लीज़ खुदा के लिए आप बैठ जाएं, ये जो चल रही है समाअत, जो हेयरिंग हो रही है, इसको स्मूथ आप चलने दें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ आप बैठ जाएं। उनको बिल्कुल मुझे ऐसा यानी लगा कि वो जैसे एक ऐसे जज के तौर पर वो बैठे हुए थे कि उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा कि अगर कहाँ से बात ट्रिगर हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो उनका रोल एक बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से मुझे नज़र आया कि वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। जी अदील बड़ाई समी साहब, इस प्रोग्राम में आज मेरा ख्याल है तीसरी मरतबा ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब हैं, हम क्यों कहते हैं बार बार कि उनकी अदालत को कंडक्ट करने का जो तरीक़ाकार है वो मिसाली है। इस ऐसे माहौल में, ये टेंस सा माहौल जो बन गया है, और इस सिचुएशन में बेंच को लेकर चलना, ये मैं समझता हूँ कि ये उमर अताब बंदियाल साहब के बस की बात है। जो आज हुआ, जो आज कमरा अदालत में देखा, आज तक ऐसे मनाजर देखने को नहीं मिले। इससे पहले समी साहब आपने भी नोट किया होगा कि अगर किसी की ऑब्जर्वेशन पे कोई एतराज भी किसी को होता था तो वो बरास्ता रोस्ट्रम बात आती थी, यानी वो वकील को बात सुनाकर जो है वो उससे डाइसेंट कर दिया जाता था, या किसी फैसले में कोई ऑब्जर्वेशन या कोई इस तरह की बात करके जो है वो इख्तलाफ कर लिया जाता था। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि बेंच में बैठे हुए जज साहिबान ने इस अंदाज में ज़ाहिर तलखी बढ़ गई। देखें, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो जब ये कह रहे थे कि मुझे सवाल पूछना है, अच्छा ये आज तो नहीं हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर तो हर केस में बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं और रोक लेते हैं। वो कहते हैं पहले इस बात का जवाब दिया जाए। जाहिर है जजेस की क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद जजेस जो हैं इस नजरसानी केस में अपना कोई यार इस पे रिव्यू करेंगे या इस पे को रिजेक्ट करेंगे। तो क्लैरिटी लेने के लिए जाहिर है सवालात किए जा रहे थे
उसमें जो जस्टिस जो मकबूल बाकिर साहब है, मैं ये बताता चलूं कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और याया अफरीदी साहब, बुनियादी तौर पे जब ये 10 रुकनी बेंच का फैसला आया था तो ये ऑनरेबल 3 जज साहिबान थे, इन्होंने उस वक्त इख्तलाफ किया था और इन्होंने और बाकी जो 7 जज साहिबान थे वो 7 जज साहिबान जो हैं उन्होंने कहा था कि ये मामला एफबीआर को जाए। अब इस केस में नजरसानी होनी है। नजरसानी किस बात पे होनी है कि ये जी मामला एफबीआर को जाना है, तो ये किन जज साहिबान ने फैसला दिया है? ये उन 7 जज साहिबान ने फैसला दिया है और उनको ये इस्तदा की जा रही है कि जी वो अपना फैसला इस पर नजरसानी करें या इस फैसले को इसको बदल दें। तो जाहिर है जब उन्होंने उनसे आप ये इस्तदा कर रहे हैं कि आप इस फैसले को बदलें, इस फैसले पे रिव्यू करें, तो जाहिर है उनका ये हक बनता है कि वो क्वेश्चंस करें, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें वो डेवलप करें। तो ये सारा उस दौरान हुआ। और जो आपने जो मंजूर मलिक साहब की बात की, मंजूर मलिक साहब तो इस केस में पहले दिन से बाकायदा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब भी वो खड़े होते हैं अपनी नशिस्त पर, तो मंजूर मलिक साहब ही वो शख्सियत हैं जो ये कहते हैं कि काजी साहब बैठ जाएं, बल्कि कल उन्हें कहना पड़ा कि काजी साहब किसी की बात भी सुन लिया करें। तो ये वो सीनियर जज साहब हैं जिनकी काजी फायज ईसा साहब बड़ा जो है वो खुद एहतराम करते हैं और वो रोस्टम पे खड़े होकर इनको कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं। और कल क्या हुआ? कल बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल थी जिसको मैं आज से रिलेट करना चाह रहा हूं कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जी 2 मुजाहिदीन हैं जिन्हें मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। एक जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह साहब का और एक जस्टिस मकबूल बाकिर साहब का। उन्होंने कहा एक जो जज साहब हैं उन पे हमला हुआ था और एक के बेटे का अगवा का मामला हुआ था। तो आज जो है, आज की जो सूरत हाल है इत्तफाक से ऐसी बन गई कि वो जिनका वो कल जिक्र कर रहे थे, तो आज ये सूरत हाल हुई। बहरहाल इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जब आकर उसी तरह स्माइलिंग फेस से 10 मिनट बाद जब वो कमरा अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि रोजे में जब पानी पीना मुयसर ना फिर हो तो ऐसी सूरत में फिर ताज़ा हवा ले लेनी चाहिए। और ताज़ा हवा लेने के बाद फिर एक दफ़ा जब काजी साहब खड़े हुए तो मंजूर मलिक साहब ने उन्हें फिर उस वक्त बिठाने की कोशिश की। अच्छा, मैं एक यहाँ पर बात में, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पर और भी कई मैंने लॉयर से बात सुनी, वो कह रहे थे कि ओहो हो ये क्या हमें नज़र आया, ये जजेस की तकरार हो गई, जजेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ अदालत में। मुझे लगता है कि ये जो जजेस अपने जब ख्यालात का इजहार करते हैं बहुत ओपनली, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। मैं अमेरिका में मैं कोर्ट्स का कंडक्ट मैंने देखा है, वहाँ पर जो जजेस हैं वो अपनी उनकी जो गुफ्तगू है, अपने जो ख्यालात हैं किसी केस पर, जिस तरीके से वो उसमें जानना चाह रहे होते हैं, बड़ा ओपनली उसका इजहार करते हैं। और इसको न तकरार समझा जाता है, ना ये कोई खुदा न खासा लड़ाई वाली बात है, और ना ही इससे इदारे का कोई तकद्दुस या तकरीम उससे उसको कोई हरफ आएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर 10 जजेस बैठे हुए हैं और हर जज अपना नुक्ता नज़र फोर्सफुली बयान करता है बेंच में, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम कि हमें वो एक जो कहते हैं कि ये वाइब्रेंट कोर्ट है, कहते हैं कि ये बड़ी इंडिपेंडेंट कोर्ट है। जजेस जो हैं, जैसे एतजाज साहब कहते थे कि आज़ाद मंश लोग जो हैं अगर वो जुडिशरी में होंगे तो मामला किसी तरफ जाएगा और इंडिपेंडेंस जुडिशरी की एस्टैब्लिश होगी। तो अगर मसलन मकबूल बाकर साहब कहते हैं कि जी आप इसे ख़त्म करें, दैट इज़ फाइन। मुनीब अख्तर साहब अगर कहते हैं कि नहीं जनाब आप पढ़ें, दैट इज़ फाइन। अगर सजाद अली शाह साहब कहते हैं कि यार ये आप जो बात कर रहे हैं इससे टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं उठ जाऊंगा, दैट इज़ फाइन। एवरीबॉडी इज एक्सप्रेसिंग इज इमोशंस। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो आज वहाँ पर लोग परेशान थे, वो बाहर जो हमारे जो दोस्त हैं कुलीग सहाफ़ी, वो भी जहाँ जहाँ जिसका किबला फिट है वो उसके हिसाब से ही बात कर रहा था कि उसने ये किया, उसने ये। लेकिन मुझे तो ये लगा कि बिल्कुल जो कंडक्ट है उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिस पर यह समझा जाए कि कोई हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इज्जत पर कोई हरफ आ रहा है, या ये तकरार नहीं होनी चाहिए थी, या ये इससे पता नहीं इससे क्या हो गया। आई मीन सदीक जान और अदील वराइच, यू मे डिफर विद मी बट इट इज अप टू यू। समी साहब देखें, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आपने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके कवरेज की हुई है। देखें बैरून में ये कोई अजंबे की बात नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान में हमने ये भी तो देखना है कि हमारा यहाँ पर राइट सिस्टम क्या है। देखें अगर कुछ ऐसी बात थी तो जज साहिबान को कहा ना, जज साहिबान ने ये कहा ना कि जी डेकोरम जो है इसका ख्याल होना चाहिए, और ये ऐसी कोई बात थी कोई बेचैनी वाली, तो जाहिर है तब ही कोर्ट 10 मिनट के लिए बर्खास्त होनी पड़ी। लेकिन समी साहब एक बात मैं ये बताऊं कि जो 10 जज साहिबान हैं इस बेंच में, एक से बढ़कर एक काबिल
और ये अगर कोई इख्तलाफी नोट भी इसमें दे रहा है और लिख रहा है तो यकीन करें कि उसकी ऐसी कानूनी जस्टिफिकेशन होती है कि वो पढ़कर मजा आ जाता है, उसमें लर्निंग होती है और इसमें कोई शक नहीं है। और इख्तलाफ राय ये सिस्टम की खूबसूरती है। लेकिन आज कमरा अदालत का जो माहौल था समी साहब, उसको तलखी ना कहना मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि तलखी तो थी लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। तलखी जो है उससे क्या फर्क पड़ता है? घरों में तलखी होती है, बिल्कुल होती है, बिजनेस और ये आपकी बात दुरुस्त है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इंस्टीट्यूशन पे इस पे कोई ऐसा नहीं आया, इंस्टीट्यूशन पे इस पे कोई ऐसी बात नहीं। काबीना की इजलासों में तलखी, हर जगह तलखी होती है। जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं दोनों से इख्तलाफ करूंगा, समी साहब से भी और अदील वड़ाई साहब से भी। देखें, मसला यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 17 जजेस हैं जो लोगों की ज़िंदगी और मौत के भी फैसले देते हैं और हुकूमत का भी हर मामला उनके पास जाता है। हर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा मसला जहाँ पे सब तकसीम होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, वहाँ पे जजेस के सामने जाता है। इख्तलाफ होना बुरी बात नहीं है, जजेस फैसलों में इख्तलाफ करते हैं और बड़े सख्त इख्तलाफ करते हैं। हमने आज तक ये देखा है कि अगर किसी जज का किसी दूसरे जज से कोई किसी बात पर इख्तलाफ भी हो, वो माइक साइड पर करता है, वो उनको कहता है कि सर ये मामला है। दूसरा, हमने एक और चीज देखी है, नहीं ये कोई जाती इख्तिलाफ नहीं था ना, ये तो केस पे देखिए ये प्रोसीड कैसे करना ये नहीं, मेरा ख्याल है समी साहब, ये जो आज जो हुआ, जो हमने देखा, ये मुझे तो किसी भी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के एज ए इंस्टीट्यूट उसके लिए बेहतर नहीं लगा, पॉजिटिव नहीं लगा। देखें, जजेस जिस तरह से तल्ख लहजे में एक दूसरे से बात की, दिलीप वड़ाई साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता बयान किया जो मैंने मिस किया, मैंने इनसे सीखा। ये बात दुरुस्त है कि पहले जजेस इख्तलाफ करते थे, कैसे करते थे? एक जज एक रिमार्क्स देता था और दूसरे जज साहब जवाब उनको दे रहे होते थे। वो जैसे कहते हैं ना कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, सुना वो रहे होते थे वकील को रोस्टम पर खड़े हुए, लेकिन जवाब वो क्या उसको रहे होते थे, जवाब उनको दे रहे होते थे। ये पहली बार ऐसे हुआ कि एक दूसरे के साथ आमने सामने थे। ये किसी तौर पे भी बहरहाल नहीं है बेहतर। लोग पहले ही जुडिशरी के ऊपर लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और एक और बात, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उस पर कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, ये तो बहुत इंडिपेंडेंट मैं अदालती एक निज़ाम की बात कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन बहरहाल मेरी राय है कि ये नहीं होना चाहिए था। और मैं दो और चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, मसला ये है कि मुनीब अख्तर साहब की बात हो रही थी। मेन जो है ना, वो काजी फैसल साहब जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मुनीब अख्तर साहब बोलें या कुछ सवाल करें या उनके किसी सवाल का जवाब दिया जाए। मैं समी साहब कल एक बड़े नामवर वकील हैं, बड़े दबंग वकील हैं, कल मैं उनसे मिलने चला गया तो उनके पास बैठा था तो किसी और केस की बात हो रही थी। तो वो अपने एक असिस्टेंट को कह रहे थे कि इस केस में ना एडजमेंट फाइल कर दो और इसमें अभी पेश नहीं होना, इसमें मजीद तैयारी करनी है। तो मैंने कहा जी आप तो तारीख नहीं लेते। उन्होंने कहा यार ये जिस बेंच के सामने केस लगे हुए हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उनके सामने बगैर तैयारी के पेश नहीं हुआ जा सकता। पिछली 3 समातों पर 2 ऐसे मौके आए जो इतने अहम सवालात थे जिन्होंने एक तरह से मुकदमे का रुख बदला। 2 सवाल क्या थे? एक जो काजी फैसल साहब की एहलिया का पूरी इमारत थी उनकी, वो ये थी दलाइल की कि मुझे सुना नहीं गया तो मेरे खिलाफ फैसला आप कैसे दे सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि वो तासुर ये दे रही थी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि जी आप बताएं आप क्या कहते हैं, मैं तो वॉलंटियरली नहीं आई। उस पर उनको मुनीब अख्तर साहब बार बार कहते थे कि आप अपना ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें, जो आप वहाँ पर आपने वीडियो लिंक के जरिए बात की वो आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। और उस ट्रांसक्रिप्ट में क्या था? उस ट्रांसक्रिप्ट में 3री लाइन के ऊपर ही लिखा हुआ था कि जी मैंने आपसे दरखास्त की और आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपके सामने ये दलाइल दे सकूं। तो यानी वो खुद उन्होंने दरखास्त की थी और काजी फैसल साहब ने आकर कहा था कि मैं अपनी एहलिया की तरफ से दरखास्त करने आया हूँ। दूसरा जो उनका बड़ा वैलिड सवाल था वो ये था कि आप ये बताएं आपके उन प्रॉपर्टीज में शेयर कितने हैं, आपके बच्चों के कितने हैं, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। इसमें काजी फैसल फौरन रोस्टम पर अपनी एहलिया को आगे कहते हैं इस सवाल का जवाब नहीं देना। तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना कि एक बेंच में बैठा हुआ जज सवाल करे और सामने चाहे जज साहब की एहलियां हैं, फिर ये तो फिर कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। ठीक हो गया। तो फिर जजेस ने सवाल तो करने हैं। अच्छा अदील वड़ाई, कल जुमे वाले दिन जो समात है, अब उसमें वो जो स्टेटमेंट है उसकी वो जो जुल्फ़िकार वो जो कमिश्नर हैं उसके हवाले से भी कहा अदालत ने सरकारी वकील को कि आप ज़रा उसको भी पढ़कर उस ऑर्डर को सब कुछ देख के, अब नुक्ता जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है कल उस पर व्हाट डू यू थिंक, क्या किस तरफ ये मुकदमा जाएगा? देखें, आज जब ये केस इख्तिताम पजीर हो रहा था तो इसी नुक्ते पे इख्तिताम पजीर हुआ कि क्या वो FBR की रिपोर्ट जो है, क्या वो ऑर्डर जो है जुल्फ़िकार अहमद का वो इस अंदाज में पेश हो सकता है, क्योंकि असल तो मामला ही उसके इर्द गिर्द घूमता है। और जब वो उनके ऑर्डर को पढ़ेंगे या वो रिकॉर्ड पर आएगा और काजी साहब ने उसकी भरपूर मुखालफत की है और अब बुनियादी तौर पे समात असल में उस नुक्ते पर पहुंची है जो असल मुद्दा है
वो मुद्दा क्या है, ये क्या था जब रेफरेंस मुस्तरद हो गया था, मामला एफबीआर को भिजवा दे, वो एफबीआर की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद अब तक जो समातें चलती रही वो टेक्निकल पॉइंट्स और यहां तक पहुंची। अब कल वो उस रिपोर्ट, उस ऑर्डर पे मामला जा रहा है जिससे मुतल्लिक ये सारी बात शुरू हुई थी, और इस पे यकीनन कल काजी फायज ईसा साहब जो अभी तक ज़ाहिर है इसको अपोज करते आए हैं, इस मामले को, इसको अंडर कंसिडरेशन ना लाया जाए। उन्होंने अपने तहरीरी जो जवाब है उसमें भी ये लिखा है। तो कल की समात जो मैं समझता हूं कि बड़ी ही अहम समात होगी कि उसमें किस किस्म की कोई रेजिस्टेंस फ्री कैन की जानिब से सामने आ सकती है, क्योंकि अगर समी साहब वो ऑर्डर हुकूमती वकील पढ़ते हैं या उसके कुछ कंटेंट्स पढ़ते हैं, अभी तक वो चीज़ सीक्रेट है, वो किसी ने नहीं देखी, वो उसके कंटेंट सामने आना ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। बहरहाल इस हवाले से कल की समात में फिर जज साहिबान की क्या राय होगी, ये जुमे की समात बहुत ही दिलचस्प होगी। सर मैं एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज उन्होंने एक बात ऐसी की जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि किसी की उस पर फोकस नहीं गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की आमिर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं कल ये भी दलाइल दूंगा कि आप फैसला जो भी आए, आप चाहे जो भी फैसला कर दें, यानी ये तो उन्होंने नहीं कहा कि आप इनकी नज़ानी अपील मान लें, आप वो फैसला ख़त्म कर दें जो 19 जून वाला था। उन्होंने कहा ये अब एकेडमिक बहस है। क्यों? जो एफबीआर की रिपोर्ट है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनी या किसी के हुक्म पे बनी, वो रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है। वो रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन जुडिशल काउंसिल के पास पहुंच चुकी है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जब कोई इंफॉर्मेशन आती है वो किसी भी सोर्स से आती है, वो फैक्ट्स जो है वो बरकरार जो उमरता बंदियाल साहब ने भी कहा था कि आप फैक्ट्स भी साथ चले जाएंगे, फैक्ट्स भी तबाह हो जाएंगे, फैक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी से मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जब ये मैंने केस कवर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुगर कमीशन वाला, शुगर मिल्स जो है ना, ये चली गई सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि जो शुगर कमीशन बना था ये गलत बना था, ये कानून गलत थे, प्रोसीजर गलत थे, कार्रवाई गलत थी, ये बदनीयती थी, सारे उन्होंने दलाइल दिए। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी देखना पड़ेगा, लेकिन जिस बुनियाद पे उनकी वो रिपोर्ट उनकी इस्तदा मुस्तरद की गई थी, उस पर गुलजार साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और एजाजुल हसन साहब, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था एफबीआर, एफआईए, नैब, इनके कवरीन कहते हैं कि इनके पास किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन आ जाए, ये उस सोर्स पे कार्रवाई करने के इनके पास इख्तियारात हैं। उन्होंने कहा हम इसको क्वैश भी कर दें कमीशन की रिपोर्ट को, कमीशन को बनने को और सारी चीजों को, अब इंफॉर्मेशन इदारों के पास आ चुकी है वो। और ये बात आज आमिर रहमान साहब ने कही। उन्होंने कहा यहां तक कि आप ना भी कहते कि एफबीआर के पास ना भी मामला भेजते, एफबीआर ने तब भी टेकअप करना था। इसलिए टेकअप करना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि आपने ऑफशोर कंपनीज, ऑफशोर प्रॉपर्टीज, बैरून मुल्क सासों जायदादों पे आपने कार्रवाइयां करनी है, और अगर वो ना करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था आमिर रहमान साहब का। ठीक है समी साहब, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मेरा ख्याल है कि जो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो आज हेयरिंग है उसके हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए। अगर आप में से कोई इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहे तो, नहीं तो फिर शहबाज शरीफ साहब के केस की तरफ चलते हैं। सदीक जान, देखिए इसमें जितनी आज जो तलखी हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, एक चीज़ और भी देखनी होगी कि आज जाहिर है उस वक्त तो मामला उन्होंने ठंडा कर दिया, तो ये भी आज एक खतरा था कि कहीं कोई जज साहब जो हैं वो बेंच से अलग ना हो जाए, अपने आप को अलग ना कर लें। और ये अभी भी खतरात बरकरार हैं, अभी भी ये खतरात ख़त्म नहीं हुए। जो आज हुआ और जो चीज़ें हुई तो अभी भी ये खतरात हैं। और एक और बात भी उमरता बंदियाल साहब ने की थी कि एक जज साहब जो हैं वो उनको कहीं जाना था, बहुत ज़रूरी जाना था, लेकिन उनको रिक्वेस्ट की गई कि नहीं आप रुकें। तो अगर कोई जज अलग नहीं होता और बेंच मौजूद रहता है फिर तो है फैसला, वरना जाहिर है। लेकिन अदील एक चीज़ तो है कि जो ये सारी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं और जो अदालत में हमने देखा कि इस केस की जो टेंशन है वो जो समाअत करने वाले जजेस हैं उन पर भी दबाव है बड़ा, जो वकला हैं उन पर भी है, और जो हमारे सहाफ़ी साथी जो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं उन पर भी है, जो सुनने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ये यकीन है कि जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो इस तरह का जो केस है वो भी कम ही आया सुप्रीम कोर्ट में, एक अपने उनके साथी के हवाले से, और फिर काजी फायज ईसा साहब की रिप्यूट भी बड़ी अच्छी है।
तो यू थिंक ये बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, इस दबाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? समी साहब, ये जो दबाव है बुनियादी तौर पे यकीनन आपको भी मालूम है, ये किसी की तरफ से तो नहीं है, या कोई ये नहीं कि इसका मतलब कोई जो सुनने वाले समझे कि दबाव से मुराद कुछ है, यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि दबाव से क्या मुराद है। ये शायद ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है पाकिस्तान की अदालती तारीख में कि एक काजी का एक यानी एक एहतसाब है, ये कर रहे हैं, और ये ओपन अदालत में हो रहा है और इस अंदाज में हो रहा है, और ये लगता है कि इससे सुप्रीम कोर्ट की तकरीम में इजाफा हो रहा है, उनकी इज्जत में, जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोगों को जो उन पे ट्रस्ट है उस पे इजाफा हो रहा है। देखिए, जज साहिबान अपने साथी जज साहब जो हैं, जो काजी फायज ईसा साहब हमारे लिए वो भी उतने ही जाहिर है, तमाम जजेस एक ही बराबर हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने आज हम यहां क्यों समी साहब देखें, यही सिस्टम की खूबसूरती है। आज हम क्यों मुसलसल ये तीसरे चौथे प्रोग्राम में इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि काजी साहब ने कहा कि इस पे ओपन, इसमें समात होनी चाहिए, ये उनकी दरख्वास्त पे सब कुछ हो रहा है। वो ये चाहते थे कि ये लाइव ट्रांसमिशन भी होनी चाहिए। उसमें कुछ जज साहिबान ने इख्तलाफ किया, कुछ ने कहा कि मामला ये फुल कोर्ट मीटिंग में जाना चाहिए। लेकिन समी साहब ये देखें, ये जो डिबेट हो रही है, ये आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज एक जज साहब जो हैं रोस्टम पर खड़े होकर जब अपनी वजाहत देते हैं, तो वाकई ये सिस्टम की ये भी एक खूबसूरती है, और मैं समझता हूं कि इससे ये एक बहुत बेहतरी है, ये एक तब्दीली है, और ये एक नजीर भी कायम हो गई है कि इससे पहले ये बंद कमरा समातें होती थी। हां, अगली बात समी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मामला अगर नजरसानी उनकी मुस्तरद हो जाती है, इन केस ये तो हर अदालत का इख्तियार है, उसके बाद अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर खुद नोटिस कोई लेती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्या काजी साहब ये कहेंगे कि उसको भी ओपन किया जाए और उसकी भी ओपन कोई समात की जाए? तो अभी तक इस मामले में तमाम चीजें खुल के सबके सामने जो हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन कमरे अदालत में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने वो सीन देखे थे, वो चिट आई मतीउल्लाह जान के पास, वो जो काजी फायज ईसा साहब की जो साहबजादी हैं, उन्होंने वो दी, शायद वो काजी साहब ने लिखी या किसी ने, वो मतीउल्लाह ने पढ़ी बड़े आराम से, फिर उसके बाद बंद करके तो 5-7 मिनट 2 मिनट तो वो वैसे ही बैठा रहा, फिर वो कागज़ वो तूर साहब हैं हमारे दोस्त ही हैं, वो भी उनको दिया, उन्होंने पढ़ा 2 मिनट वो भी बैठे, फिर वो उसके बाद चले गए, फिर मती साहब उठ के बाद चले गए। तो जर्नलिस्ट भी बड़ी पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हैं, टोलियों में, ग्रुप्स में। एक बड़ा अजीब सा, यानी नवाज शरीफ साहब का भी केस चलता था पनामा पेपर्स का, उसमें भी मुझे इतनी ज़्यादा जर्नलिस्टों में इतनी डिवाइड सदीक जान नज़र नहीं आती थी। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक तो ज़ाहिर है जब आपने कोई ख़बर देनी है, रिपोर्टिंग करनी है, वो तो आपने वही, बाकी एनालिसिस में आप ज़ाहिर है आपको जो नज़र आ रहा होता है वो आपने उसमें एनालिसिस करना होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे कुछ दोस्त ना कोर्ट रूम में बैठ के और बड़े डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मतलब एक वो जैसे आपने कल कहा था कि एक उधर से रिमार्क्स और दलाइल हो रहे होते हैं, एक इधर कमेंट्री चल रही होती है साथ साथ, और ऊंची आवाज़ में। कई तो हमारे ऐसे दोस्तों के साथ बैठा भी नहीं जा सकता, वो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं जब काजी साहब के खिलाफ जज्बात। मेरे साथ कुछ आज वकील बैठे हुए थे, वो भी आप यकीन करें आवाज़ें दे रहे थे पूरी, उधर से जब जजेस की कोई बात आ रही होती थी पूरे अपने कमेंट्स दे रहे हैं भाई, और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है लोग इसमें। और जो आपने सवाल किया था ना आदिल वड़ाई साहब से, देखें समी साहब, इसको जरा आप देखें, तमाम वकला तंजीमें काजी फायसा साहब के साथ खड़ी हैं, हाँ। तमाम सियासी जमातें काजी फायसा साहब के साथ खड़ी हैं, पीडीएम ने काजी फायसा साहब के नाम को इस्तेमाल किया, ठीक है, और फिर उसके बाद हुकूमत एक रेफरेंस भेज दिया, हुकूमत और इदारों के ऊपर इल्जामात हैं काजी फायसा साहब के। काजी फायसा साहब के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 जजेस के ऊपर इल्जामात हैं, काजी फायसा साहब के सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस में से 7 जजेस के ऊपर इल्जामात हैं, उनके 2 इससे पहले सरदार तारिक मसूद और इजाजुल हसन साहब पर इल्जामात हैं, उनके खोसा साहब और अजमत शेख पर इल्जामात हैं, उनके मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से उनके इल्जामात हैं, उनके ऊपर इल्जामात हैं, फिर उनके मीडिया के कुछ नामों के ऊपर इल्जामात हैं, उनके साफियों के ऊपर इल्जामात हैं। अब मसला क्या है, पूरी कौम देख रही है किसकी तरफ, जो बेंच को हेड कर रहे हैं उमरता बंदियाल साहब, कि उमरता बंदियाल साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था इस वक्त एक जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट एज इदारा ट्रायल के ऊपर है। उन्होंने कहा था कि हम ये तासुर नहीं देंगे लोगों को कि एक जज की अगर चीज आती है तो उसका एहतसाब नहीं हो सकता, हम अदलिया की आजादी को भी बरकरार रखेंगे और जजेस के एहतसाब का रास्ता भी खुला रखेंगे, दोनों चीजों को हम बैलेंस करेंगे, और उन्होंने बैलेंस किया। इससे बेहतर 10 के 10 जो जज हैं उन्होंने अपने कंडक्ट से, अपने सवालात से ये बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि बहुत ही इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और बिल्कुल ये इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा कि वो उनके कोई कोलीग हैं। बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना अक्रॉस द बोर्ड वाली जो सिचुएशन है वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उनके सवालात और उनका रवैया, ये बड़ी एक, मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसका जो भी फैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा
उससे जुडिशरी की इज्जत में इजाफा ही इजाफा मुझे नजर आता है। देखिए समी साहब, मसला ये है कि लोग क्यों देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये भी रिसर्च करके अगले हफ्ते हम स्टोरी कर लेंगे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो एहतसाब के सिस्टम है हमारे, ये दुनिया में कितने मुल्कों में है, गिने चुने मुल्क है, ये अगले हफ्ते कर लेंगे इसके ऊपर स्टोरी। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये कहे कि मैंने अपने जजेस को भी हिसाब नहीं देना, उनको भी जवाब नहीं देना, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाहिद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के एहतसाब का फोरम एक ही है, और बंद कमरे में कोई बाहर चीज नहीं आती, कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई चीज लीक नहीं होती, उसमें अगर उसमें भी एक जज जवाब नहीं देना चाहता तो ये अफसोसनाक है। फिर ये एक ऐसी चीज है कि ये इस पे मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। अब जनाब अदील वड़ाई साहब, आज शहबाज शरीफ साहब की 3 मेंबर बेंच ने वहां पर लाहौर हाई कोर्ट जमानत ले ली और अली बाकर नजफी साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे। बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, बड़ी हिम्मत दलेरी से फैसले करते हैं जनाब अदील वड़ाई साहब। तो सियासत कानूनी कुछ आप इस पे बोलेंगे या सियासी एस्पेक्ट पे बोलेंगे? देखें, पहले तो मैं कानूनी बात कर लेता हूँ। समी इब्राहिम साहब, अभी शहबाज शरीफ गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, 7-8 महीने पहले शेख रशीद साहब के बयानात आने शुरू हो गए, हुकूमत के लोगों के बयानात आने शुरू हो गए कि जी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस जी बनने जा रहा है, जी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़े एविडेंस हैं जी इसमें। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी होती है जी, पहले ही पेशेंगोइयाँ की जाती हैं, और जो एहतसाब करना है वो एहतसाब करने वाले इदारों का काम है, और उसमें जो गैर जरूरी बयानात सामने आते हैं उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, 8 महीने गुजर जाते हैं। जो काम करने का था, प्रोसिक्यूशन का काम क्या है, काम करने का क्या है? एविडेंस अदालतों में लेके जाना, एहतसाब अदालत में, ये प्रोसिक्यूशन ये बताए 8 महीने में किया क्या है। एसेट बियॉन्ड मींस का केस समी साहब नैब के केसेस में सबसे ज्यादा खतरनाक केस होता है। उसकी वजह यह होती है कि इसमें बारे सबूत जो होता है वो दूसरे फरीक पर होता है, वो मुल्जिम के ऊपर होता है, और इसमें नैब के लिए बड़ी आसानी होती है। और यही मियां नवाज शरीफ का केस था, एसेट बियॉन्ड मींस का केस था। और इस केस में मैं समझता हूं कि 8-9 महीने के बाद, देखें आहत चीमे के केस में क्या होता है, उसमें इतने सालों बाद जब एक बंदे की जमानत हो जाती है तो फिर लोग इसी चीज को देखने के बाद एहतसाब के ये निजाम से, मैं ये नहीं कहता कि उनकी जमानत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब ये बयानात ऐसे देते हैं, उसके बाद नैब की प्रेस रिलीजेज ऐसे सामने आती हैं, और उसके बाद फिर एक मुल्जिम कुछ महीनों बाद या सालों बाद बाहर आ जाता है और फिर उसके बाद अपडेट ही कोई नहीं आती, तो फिर ये तमाशा बन जाता है, लोगों का एतमाद उठ जाता है। एक और बात भी है, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट से ये कहा कि आप 120 अदालतें बना लें एहतसाब की, इन्होंने कहा जी हम 30 और बना लेते हैं, और उसके पिछले 4 महीने से हम हमेशा सुनते हैं कि फंड्स रिलीज कर दिए गए। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए, वजारत कानून से पूछना चाहिए, अपनी वजारतों से पूछना चाहिए कि जब वो अप्रूवल दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे चुकी है और एहतसाब एजेंडा है इस हुकूमत का, तो कौन से वो लोग हैं जो इस रास्ते में रुकावट बने? इस पे मेरे पास अपडेट है, ब्रेक के बाद मैं इस पे आपको, ठीक है आप इस पे ब्रेक दीजिएगा, लेकिन लोगों का एक देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास अपडेट है, वो अपडेट पाकिस्तान के लोगों को मालूम होनी चाहिए थी, उसमें एक बड़ा खुला एक वो चीज़ होनी चाहिए थी। तो जब आप नहीं बनाएंगे अदालतें ज़्यादा और प्रोसिक्यूशन जो है वो पुराने ही लोग हैं, आपने नई भर्तियाँ नहीं की, जो अपोजिशन के लोग हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो इतने बड़े बड़े वकीलों को लाके खड़ा कर देते हैं फीसें देके, और आपके पास इनएक्सपीरियंस्ड लॉयर्स हैं, आपके पास बहुत ही इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है, तो व्हाइट कॉलर क्राइम में किसी को साबित करना कि वो मुजरिम है बहुत ज्यादा जहानत और बहुत ज्यादा इट्स अ पेनस्टेकिंग जॉब। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नैब इस हवाले से वेल इक्विप्ड है। सदीक जान, देखें समी साहब, पहले मैं आपको एहतसाब अदालतों में बता दूं कि एहतसाब अदालतों में एक तो यह है कि अभी 1 महीने 7 महीने में वो काम शुरू कर देंगी। उसमें एक मसला जो आ रहा है वो ये है कि आपने लेने होते हैं जो आपकी ऑलरेडी जजेस आपके हैं, उन्हीं में से आपने किसी को लगाना होता है एहतसाब अदालतों में, और वो ऑलरेडी जजेस काम में। अब एक तब्दीली की जा रही है कानून के अंदर, और तब्दीली ये है कि बजाय इसके कि आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहें कि पंजाब की एहतसाब अदालतों के लिए वो नाम दें, सिंध वालों को कहें वो सिंध के नाम दें, कानून में तब्दीली की जा रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से बरह रास्त जज भर्ती करके लगाए जाएंगे, जो एक क्राइटेरिया होगा। अच्छी बात है ये, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं, क्या ये अच्छा ना होता कि अगर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात या पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर के कोई एडवाइज़र वो ये कहते कि जनाब ये अभी कबाते हैं, ये कमियां हैं और हम इसको इस तरीके से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सवाल का जवाब मिलता है जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आवर गवर्नमेंट इज ऑन राइट ट्रैक।
चलिए ठीक है, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा सदीक जान, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, एहतसाब अदालतों के हवाले से आपने सवाल किया था। जी एहतसाब, वो तो जान साहब ने बड़ी अच्छी अपडेट दी है और बड़ी इनकरेजिंग है कि उसमें कानून में तब्दीली हो रही है। गवर्नमेंट इज माइंडफुल ऑफ दैट। एक और कानून भी तब्दील हो रहा है इसमें, वो भी बहुत ज़रूरी था। आपने भी समी साहब जाके एहतसाब अदालत में कवर किया, आप आते रहे इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स पे जब नवाज शरीफ साहब का ट्रायल हो रहा था। इतना पुराना हमारा सिस्टम है कि अब ख्वाजा हारिस साहब खड़े हैं, बयान लिखवा रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं और टाइपिंग वाला टाइप कर रहा है। अच्छा अब जी रुक के जी ये यूँ नहीं यूँ कर दें, यूँ नहीं यूँ कर दें। अच्छा कई हैं जिनका जो उर्दू में बोल रहे हैं, गवाह जो हैं वो गवाह उर्दू में बोल रहे हैं, जज साहब उसको ट्रांसलेट करवा के लिखवा रहे हैं। अब इसमें भी तब्दीली की जा रही है कि बजाय इसके कि वो ऐसे बोल रहा हो और एक एक चीज़ टाइप की जाए, वो पहले भाई लिख के ले आए, उसको USB में हो, आप उसको पेस्ट करें, को थोड़ा सा चेंज करें। ये क्या तरीका है कि एक एक गवाह की गवाही रिकॉर्ड होने के ऊपर 5-5 दिन लग जाते हैं। और एक चीज़ मैं शहबाज शरीफ साहब के केस में कहना चाहूँगा कि अदील वड़ाई साहब ने जो बात की, मैं उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस तरह से करूँगा कि नैब के ऊपर मैं खुद बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी नैब ने एक समी साहब ऐसा केस बंद किया, एक MP हैं PTI के जिन्होंने धमकी लगाई थी वो फॉरवर्ड ब्लॉग बना के, और उनका केस इतना बेहतरीन अंदाज से बंद किया गया कि केस पहले बंद हो गया और उनको पेशी पे बाद में बुलाया गया वजाहत मांगने के लिए। वो एक दरख्वास्त अब गई हुई है चेयरमैन नैब साहब के पास इस तरह के मामला में, गजन फरशीना जो है। लेकिन इस केस में समी साहब, नैब को आप छोड़ दें, नैब ने जो असद जावेद घुराल साहब ने जो लिखा फैसला, उसमें उन्होंने लिखा 414 गुना शहबाज शरीफ की दौलत बढ़ी। उन्होंने एक एक फैमिली मेंबर, शहबाज शरीफ साहब की एहलिया और बच्चे, एक एक का लिखा कि 2003 में उनके असासे कितने थे, 2018 में कितने थे, और एक एक का उन्होंने लिखा किसके अकाउंट में कितने पैसे टीटीओ के जरिए आए, किसके कितने करोड़ रुपए टीटीओ के जरिए आए। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने फैसले में, असद जावेद घुराल साहब ने, कि ये शहबाज शरीफ साहब के जो फ्रंट मैन थे, कौन कौन थे, किस किस ने कहां से पैसा लिया, कहां जमा कराया। क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन उन्होंने फैसला लिखा था। तो इस केस में कम अज कम मैं नैब की कारकर्दगी से मुतमईन हूं। अच्छा, आप नैब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। लोग भी, मेरे पास भी आज सारे मैसेजेस आए, बड़ा इसका फैसला तो अदालत ने किया, मैं इसके जो इम्पैक्ट है लोगों पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब अगर इतना एविडेंस है, इतने अरबों रुपए भी आए हैं अकाउंट्स में और फिर भी अगर ज़मानत हो रही है और उसको नून लीग ये कह रही है कि आज शहबाज शरीफ साहब फतह का दिन है हमारे लिए और हमारे पे ऊपर इल्ज़ामात सारे गलत साबित हो गए हैं। अदील वड़ाई, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नैब की और ये पूरा एविडेंस भी, तो फिर भी ज़मानत अगर हो गई है तो कोई कानूनी कोई उसकी बेस तो है ना। समी साहब, आप जानते हैं कि बैरून मुल्क में क्या होता है। बैरून मुल्क में चाहे कितने भी हाई प्रोफाइल केस में, बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी कोई शख्स हो, उसको गिरफ्तार उस वक्त किया जाता है जब सिस्टम को पता चल जाता है कि हमारे पास इतना कुछ आ गया कि ये शख्स बच नहीं सकता, कन्विक्ट हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर गिरफ्तारी भी नहीं हुई होती, उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। सही है। उसको गिरफ्तारी के दौरान उसको इतना अरसा जेरे हिरासत रखने के बाद उसके बाद पता चलता है कि 8-9 महीने बाद उसकी जमानत हो गई है। कुछ लोगों की साल 2-2 साल बाद जमानत हो जाती है, उसके बाद ये लोग बरी हो जाते हैं। कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फाइलों में दबे रह जाते हैं। तो समी साहब, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब से जब भी कोई ये सवाल करता था कि महंगाई हो गई है, जब भी कोई सवाल करता था गवर्नेंस के हवाले से, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे इस मुल्क का असल मसला क्या है, इस मुल्क का असल मसला करप्शन है, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है देखें, वहां दूसरी चीजों में उन्होंने अभी एड्रेस करना बाकी है, जो महंगाई के मसले पे, गवर्नेंस के इशू पे। लेकिन ये वो मसला है जो इनका अपना नैरेटिव था, बेशक नैब की गलती की वजह से हो रहा है या सिस्टम में किसी ग्रे एरिया की वजह से हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनके नैरेटिव को धचका लग रहा है, क्योंकि ये कोई एक आध केस नहीं है। किसी हाई प्रोफाइल केस को आप पिछले 2-3 सालों में उठाकर देख लें, और जिनमें सजा हुई भी है उनमें क्या हो रहा है, उनमें लोग जमानतों पे बैरून मुल्क चले जाते हैं, उनमें वो फ्लैट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं, ये 1 रुपया भी जुर्माना में नहीं आता। जबरदस्त बात ये की है कि अगर किसी केस में सजा हुई है तो वो जो साहब हैं, अब नवाज शरीफ साहब, वो अब इलाज कराने के लिए लंदन चले गए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, और वहाँ पर वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर कॉफ़ी पीते हुए चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बीमार है ही नहीं, पाकिस्तान भी आने का नाम नहीं ले रहे।
एक पूरी कैंपेन भी चला रहे हैं, और उनकी पार्टी जिस अंदाज में वो मरियम औरंगजेब साहबा आके बात करती हैं या नून लीग के दूसरे कायदीन बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे तो वो गोएबल्स की जो थ्योरी है ना वो याद आ रही कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। अभी तो ऐसा ही लग रहा है ये जो नून लीग के लोग जिस तरह से बयान करते हैं बातें, और पीपल्स पार्टी के, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो बनाया कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम ने इनसे कुछ लूट लिया। सदीक जान, देखें, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि वो शख्स वहाँ बैठकर हंसता होगा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के दारों पर, पाकिस्तानियों पर, कैसे मैं इनको तो ये धोखा देके और क्यों निकाला उसका नाम उधर से जो ब्लैक लिस्ट है। वो देखें, आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था जब उनके पास ये गए थे ख्वाजा आरिफ साहब ज़मानत के लिए, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी कन्विक्टेड शख्स को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन वो चले गए। जिस तरह आप कह रहे हैं ये बात है, दुरुस्त है, लेकिन आप जाहिर है बहुत सारी बातें, अब कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। कोई कहे जी वो मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई थी, कोई कहे जी वो शीरी मजारी रोने लग गई थी, कोई कहे जी हाँ जी वो अदालत के हुक्म से चले गए, कोई कहे जी ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ना, कोई तो कहे आके कि हाँ मैंने भेजा और मैं जिम्मेदार हूं। समी साहब, यहाँ एक बड़ी ये बात गौर तलब है, ये बरतानिया को खत लिख रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कोई उस अदालत से जाकर रुजू नहीं कर रहा, कि उस अदालत से जाकर नहीं पूछ रहा, कोई दरखास्त को ऑफिशियली कोई सरकारी तौर पर वहां जाकर कोई फरीक बन के को अदालत को ऐसा डायरेक्टिव। अब ये सारी चीजें जो हैं ये सफारतकारी पे डाल दी हैं और इस तरह कर दी हैं। वो तो शेख रशीद साहब ने कल बता दिया कि उन्होंने कहा जी ये कोई आपका हमारा जो मुजरम है उनकी हवालगी का मुआहदा नहीं है, हम इनको नहीं भेजेंगे, आप एक्सट्रेडिशन के लिए करेंगे। और वो एक लंबा प्रोसेस है, वो उसमें हुकूमतों के मामलात हैं। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ बरतानिया से जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं आया, जिस तरह बलोच सेपरेटिस्ट वापस नहीं आए, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उनको हुकूमत पाकिस्तान नहीं ला सकती। वो इस वक्त बरतानिया में अपने मास्टर्स की पनाह में हैं जिनके एजेंडे को प्रमोट करते हैं, इसलिए वो अपने बगल बच्चे को कहाँ इधर आने देंगे, मुझे बताएं सदीक जान। कभी भी नहीं आने देंगे। वो नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए नहीं गए थे, वो वहाँ रहने के लिए गए थे, क्योंकि देखें उनके मरियम के अलावा उनके बच्चे वहाँ पे हैं, उनकी जदादें वहाँ पे हैं, उनके सासे वहाँ पे हैं, कारोबार वहाँ पे हैं, पैसा वहाँ पे है, और उसी पैसे को बचाने के लिए तो उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब वो अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो पीछे वो ये सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो जाता है और वो असासे भी खतरे में पड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा कि तो वो वापस आने के लिए नहीं गए। वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया है, तो जल्दी से ज़रा तरीन साहब के मामले पे सदीक जान क्या है आपकी राय? देखें, तरीन साहब के ऊपर लेटेस्ट तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो जो उनका ग्रुप है वो मिलेगा वज़ीर आज़म से। देखें, मेरा ये ख्याल है कि उनका जो तीर है वो निशाने पर जा लगा है, और उनकी ये जो मूव थी MNAs MPs को इकट्ठे करने वाली, उससे 12 यहाँ पे हीट तो पहुँची है और अच्छी खासी पहुँची है। और इनको टेंशन ये भी है कि अगर ये जहांगीर तरीन साहब इसी तरह से उनके साथ बंद रहे और उन लोगों में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहे, अब इनको जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा उन लोगों की टेंशन है जो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। और आगे अगर तरीन साहब ने थोड़ा सा भी इशारा किया तो ये बजट नहीं पास करवा सकते उस्मान बुज़दार साहब। और ये भी मैं आपको बता दूँ, उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जनूबी पंजाब के जो तरीन साहब को कह रहे हैं कि ये मेरे हमारे हजूर इस्तीफे हैं, आप हमारे जमा करा दें, क्योंकि उन्हें पता है कि हल्कों में जितना उन्होंने ये भी नहीं घर से हैं वो। और दूसरा बात यह है कि तरीन साहब उनको पैसे भी दे सकते हैं कल को इलेक्शन कंपेन के लिए, उनके लिए क्या मसला है। तो वो तरीन साहब के लिए कुछ हैं जो वाकई तरीन साहब से मोहब्बत रखते हैं, उनके साथ तो कुछ अपने मवाद, कुछ ज़ाहिर हुकूमत को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। सर देखें, तरीन साहब के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो तरीन साहब की मोहब्बत में नहीं इकट्ठे हो रहे, बल्कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके अपने इंडिविजुअल मसाइल थे और उन्होंने ये मौका जानते हुए कि ये बड़ा अच्छा है अपनी बात मनवाने के लिए, और वो इकट्ठे हो रहे हैं। देखें, इमरान खान ये जेस्चर तो दे चुके हैं, वो गालिबन वो सरगोदा में थे और उन्होंने ये कहा कि मैं जो अगर किसी को कुछ शिकायत है तो मुझसे। अच्छा, अब यहाँ भी समी साहब देखें, उनके खिलाफ एक केस बनता है, उस केस में FIR में लफ्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है, उसके बाद अदालत में जाके कहा जाता है जी ये गलती से आ गया। अब देखें, अब ये जो मामला बना है, फिर यहाँ वही एहतसाब वाली मामले की बात आ जाती है। इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं है, जो इनिशिएटिव लिया है ये शुगर वाले मामले पे, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई ले भी नहीं सकता था, उन्होंने लिया है। लेकिन तरीन साहब वाले मामले पे मैं समझता हूँ उनको बल्कि मसलहत का शिकार होने की बजाय बोलना चाहिए अदालतों में मामला जाके क्लीन चिट लें, उसके बाद आए मेरे साथ बैठे, आप पार्टी का हिस्सा हैं। लेकिन अगर कुछ लोग पार्टी के लिए समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और वो अपना मौकफ देना चाहते हैं, तो
तो वज़ीर-ए-आज़म अगर उनका मौक़िफ़ सुन लेते हैं तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, जिसका ये मतलब थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया। बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो इशू चल रहा है मुल्क में चीनी के हवाले से, देखें चीनी के हवाले से एक मामला टेकअप किया, बहुत अच्छा है, सट्टाबाजों पे हाथ डाला, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि प्लान बी क्या होगा, जिसने चीनी वहां से उठानी है, वो मिल से उठानी है, वो जब गायब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वही काम अभी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल साहब आपका भी, सदीक साहब आपका भी और समी साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।